हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र सिंह। वेलकम टू एग्जाम ट्रिप्स पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं करंट अफेयर से क्लास नंबर 2। इससे पहले करंट अफेयर से क्लास नंबर जो फर्स्ट हमारे ऑलरेडी इसी चैनल पर पड़ी हुई है। तो जो जिन स्टूडेंट ने करंट क्लास नंबर फर्स्ट ना देखी हो, उस क्लास का आप लोग जाकर के देखिएगा, क्योंकि उस क्लास से आपका बहुत सारा बेनिफिट होगा। क्योंकि उस क्लास से करंट प्लस स्टैटिक्स हम दोनों को प्रॉपर तरीके से बताते हैं। क्योंकि करंट अफेयर्स तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप स्टैटिक्स उसका जो उससे संबंधित प्रश्न होंगे करंट से, आप उसका स्टैटिक्स कहाँ पर पढ़ेंगे। तो हम आपको इसमें करंट प्लस स्टैटिक्स दोनों आपको बताएंगे। ओके, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल प्रेस प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा जो क्लासेस आप लोगों की चल रही हैं, ऑलरेडी हमारी क्लास चल इसमें चला रहे हैं। एक मिनट, हिंदी चला रहे हैं हम इसमें, और ज्योग्राफी यानी कि भूगोल की चला रहे हैं, हम ईवीएस की चला रहे हैं, और साइंस। ओके, और एक क्लास आप लोगों की करंट अफेयर्स की चली रही है। यानी इतनी क्लासें हम ऑलरेडी चला रहे हैं। अभी सुबह मीटिंग में उठा तो मैंने कमेंट देखा है कि कोई वायुमंडल से मैंने एक क्लास ली थी उसमें ज्योग्राफी में, तो उसमें लिखा था कि 1 घंटे से आप यही बोल रहे हैं कि अंतरिक्ष इस पे जो स्टेशन होता है और वहां पर जल नहीं है। मैंने यही बोला था, और कहीं ना कहीं ये तो मैं गलत हूँ, ये तो जिन महोदय ने भेजा है तो वो गलत है। दो ही गलत हो सकते हैं, तो ठीक, कोई बात नहीं। मैं अपनी गलती हमेशा स्वीकार करता हूँ, और हो सकता है कि मैंने कहीं पर जल्दबाजी मैंने बोल दी हो। और रही बात इस चीज की कि जो वहां पर स्पेस स्टेशन किसने बनाया था, तो अमेरिका और रशिया ने उसको मिल करके बनाया था। दो देश थे, अमेरिका और रशिया। ओके, स्पेस स्टेशन इसका अर्थ यह है कि वहां पर एक कमरा बना हुआ है अंतरिक्ष में, और जो भी जिस देश के एस्ट्रोनॉट यानी कि जो अंतरिक्ष यात्री हैं, जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो उसी कमरे में रहते हैं। तो मैंने बोला कि वहां पर जल नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर इतना जल भी नहीं कि यहाँ पर एक बस्ती बसाई जा सके। मतलब जल है तो ना के बराबर है। ओके, क्योंकि अगर वहां पर जल होता तो वहां पर जीवन संभव होता। अगर जहां पर जल होता तो जीवन संभव होता, लेकिन वहां पर जीवन संभव नहीं है। अगर जीवन संभव होता तो अमेरिका और जो रस्सी जैसे देश है ना, वहां पर ऑलरेडी बस्ती बसा गए होते। लेकिन क्यों नहीं बसा पाए? क्योंकि वहां पर न तो वहां पर वायुमंडल है, वो निर्वात है। ओके, तभी तो वहां के जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं उनके बाल हमेशा खड़े रहते हैं, क्योंकि वहां पर ना ही वायुमंडल है ना ही गुरुत्वाकर्षण है। तो वो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि वहां पर जल है, ऐसी बात नहीं है जल है नहीं, कि बिना जल के और बिना ऑक्सीजन के तो कोई भी जीव रहेगा नहीं। लेकिन वहां पर इतना भी जल की मात्रा नहीं है कि वहां पर एक बस्ती बसाई जा सके। ओके, तो इस बात का भी आप अच्छी तरह ध्यान रखेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। कमी हमेशा व्यक्ति को बतानी चाहिए, उसकी औकात का मालूम पड़ जाता है। ओके, और हम हमेशा अपनी गलती पर सुधार करते हैं। ओके, तो कोई बात नहीं, स्वागत है, वेलकम है हमारी छोटी सी क्लास में, छोटे से चैनल पर। ओके, कोई बात नहीं है, जो हो गया सो हो गया। मैं मैं बचपन से अपनी कमियों को सुधार करता चला आ रहा हूँ, तो कोई बात नहीं। चलते अपनी नेक्स्ट क्लास में, जो हम आज देखो, इससे लगभग 10 प्रश्न रहेंगे करंट के, 10 प्रश्न रहेंगे, और इन्हीं प्रश्नों में से लगभग 8 और या 9 प्रश्न अलग से जो आपके करंट अफेयर्स में रहते हैं। तो जो यहाँ पर जो नीचे जो लाल टॉप के नीचे जो प्रश्न रहते हैं नीचे, उससे संबंधित प्रश्न रहते हैं। तो एक प्रश्न तो वो करंट का हो गया, प्लस 8-9 करंट आपके हो जाएंगे, उससे स्टैटिक्स जीके से आपके हो जाएंगे। तो एक प्रश्न आपके कहीं पर 8 या 9 प्रश्न बनाएगा जा करके। तो इस प्रश्न से आपके इस क्लास से आपके लगभग 100 या 120 प्रश्न आपके मतलब आप लोगों को याद हो जाएंगे, आप लोग पढ़ पाएंगे, आप लोगों के माइंड में रहेगा। तो इसमें क्या है, इसमें स्टैटिक्स प्लस करंट आप लोगों को दोनों तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। ओके, तो इसमें लगभग 10 प्रश्न है, और हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो क्लास नंबर हमारी जो प्रश्न नंबर हमारा फर्स्ट है, इसमें क्या था, 9वां व P20 शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ। 9वां या P20 शिखर सम्मेलन आयोजित कहाँ पर हुआ, यह हुआ यशोभूमि। अब इसका जो आयोजित हुआ P20 एंड G20 है, इसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री स्पीकर जो समिट है, यानी कि संसदीय अध्यक्षों का सम्मेलन है। ओके, और इसमें पहली बार अफ्रीकन यूनियन भाग ले रहा है। क्योंकि आप ये बताइए कि अभी ये जो G20 था, उसका नया सदस्य कौन बना है? अफ्रीकन यूनियन बना है, कौन बना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये अभी
G20 जो हमारा भारत अभी होस्ट किया है, न्यू दिल्ली में इसकी बहुत बड़ी बैठक हुई थी। तो वहाँ पर एक नया सदस्य भी बनाया गया किसी देश को। वो कौन सा सदस्य है? क्या वह अफ्रीकी यूनियन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि थीम। इसकी थीम क्या है? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। कहीं ना कहीं आपसे इस बात का पूछा जाएगा कि जो जो दिल्ली में मीटिंग आयोजित हुई थी, इसकी थीम क्या थी? यानी G20 की इसका थीम थी वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। ये हमारे भारत के द्वारा दी गई थीम थी। ठीक है, हमारे भारत ने होस्ट किया और हमारे भारत के द्वारा ही दिया गया था थीम। देखो यहाँ पर भी लिखा भी है कि G20 का अध्यक्षता किसने की 2023 में? तो इसकी अध्यक्षता भारत ने की थी, हमारे इंडिया ने की थी। ओके, जो देखो जो मैंने ऊपर बताया था वही इसमें नीचे भी प्रश्न रखा है। यही इसी क्लास की यही तो मतलब खासियत है कि इस प्रश्न से जितने आपके परीक्षा में प्रश्न बनेंगे हम आपको प्रॉपर तरीके से बताते हुए चलते हैं। ओके, तो G20 का जो नवीनतम देश कौन है? अफ्रीकी यूनियन है, जो कि 21वां देश है। अभी तक तो G20 था, लेकिन अब हो गए G21। ओके, और अफ्रीकी यूनियन इसमें नया देश शामिल हुआ है। अब बात करते हैं जो वर्तमान के लोकसभा के अध्यक्ष हैं, स्पीकर है कौन है? ओम बिरला है। ये कौन से क्रम के हैं? तो ये 17वें क्रम के हैं। ओके, वर्तमान के जो लोकसभा स्पीकर है वो कौन से हैं? ओम बिरला जी हैं। ओके, और ये कौन से हैं? तो ये 17वें क्रम के हैं। और जो फर्स्ट मतलब कि लोकसभा स्पीकर कौन थे? तो ये थे जी वी मालवंकर थे। मावलंकर थे, उल्टा पड़ गया, मावलंकर थे। अब जो नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, बोला कब किया गया है? तो ये 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है नए संसद भवन का। ओके, और ये किसकी जब ये उद्घाटन हुआ था 28 मई को, तो वीर सावरकर का हैप्पी बर्थडे था। वीर सावरकर हैप्पी बर्थडे था। और उसी संसद भवन की दीवार पर अखंड भारत का नक्शा उकेरा गया है। ओके, अब बात करते हैं हम यूरोपीय जो पुराने संसद भवन का नाम क्या है? पुराने संसद भवन का नाम है संविधान सदन। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही रखा गया है कि जो पुराना जो संसद भवन था उसका नाम क्या है? संविधान सदन। ओके, नेक्स्ट दूसरा हमारा प्रश्न है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार ब्राजील के आकार के 3 गुना बड़ा ओजोन छिद्र कहाँ हुआ है? तो अभी यूरोप की जो अंतरिक्ष एजेंसी है, जैसे हमारे देश की है, नासा है, इसरो है, और DRDO है, बहुत सारी एजेंसी हमारे देश की हैं। तो वैसे भी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जो ब्राजील के आकार का, इन्होंने कहा कि 3 गुना बड़ा जो ओजोन छिद्र कहाँ पर हुआ है? तो ये अंटार्कटिका में हुआ है। ओके, और बात करते हैं कि यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने जो कापरनिकस ग्रह भेजा, इसमें अगला पॉइंट है। फिर बात करते हैं कि ओजोन छिद्र का आकार कितना है, क्योंकि इतना तो बता दिया कि ब्राजील के आकार का 3 गुना ओजोन छिद्र बड़ा है। ओजोन छिद्र हुआ है कहाँ पर? उसी में अंटार्कटिका में। ओके, लेकिन इसका आकार कितना है? इसका आकार है 26 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। इसका आकार है किसका? ओजोन छिद्र का। अब हम बात करते हैं कि इससे बड़ा 2000 में सबसे बड़ा मतलब ओजोन छिद्र हुआ था, और ये सबसे बड़ा था, इसका क्या था? 28.4 मिलियन किलोमीटर था इसका पूरा क्षेत्रफल था। जो स्क्वायर है ना, इसको एक मिनट, जो स्क्वायर है ना इसको क्षेत्रफल को बताता है। ओके, फिर है इसे संबंधित प्रश्न है। देखो ये सभी में ये अपने आप में एक प्रश्न, ये अपने आप में भी प्रश्न है। ठीक है, ये भी और ये भी, ये प्रश्न अपने आप में भी एक प्रश्न है। तो हो सकता है कि जो एग्जामिनर हो आपसे करंट ना पूछ करके उसी के संबंधित एक स्टैटिक्स पूछ ले। ओके, हम बात करते हैं ओजोन परत। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ओके, और खोज फारमैन के द्वारा। ओके, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था। ओके, मॉन्ट्रियल कनाडा में है और वहीं पर हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और ये ओजोन परत के संरक्षण के लिए सभी देशों ने प्रतिबद्धता जताई थी कि हम अर्थ का, पृथ्वी का संरक्षण करेंगे, और जितना भी हमारे द्वारा जो ऑक्सीजन को उत्सर्जित किया जा रहा है कारखाने के द्वारा, हम उनका भी मतलब कि उनके लिए हम पेड़ लगाएंगे, उनका भी प्रॉपर तरीके से हम देखभाल करेंगे। ओके, हाँ लिखा है जो अंटार्कटिक है इसे हम सफेद
महाद्वीप कहते हैं। ओके, क्योंकि इसमें इसमें इतनी बर्फ जमी है, इसलिए इसको अंटार्कटिका को सफेद महाद्वीप कहते हैं। अब जैसे अगर इसकी बर्फ पिघल जाए तो जो तटीय जिसके वो हैं देश, वो कभी समुद्र में पहले बात तो बाढ़ आ जाएगी। जैसे अंटार्कटिका ये पिघलेगा तो समुद्र में अपने आप बाढ़ आ जाएगी, और जैसे ही बाढ़ आएगी ना तो अगल बगल के जितने द्वीप और देश होंगे काफी उनका प्रभाव भी डालेगा ये। ओके, जो अंटार्कटिका की जो पर्वत सबसे ऊंची जो पर्वत है ना किसकी, अंटार्कटिका की, कौन है, माउंट विलियम मैसिफ है। आपका ये ज्योग्राफी में प्रश्न मिलेगा, कि ये करंट अफेयर्स का भी प्रश्न बन जाएगा यहाँ से। ओके, जैसे जो किगाली एग्रीमेंट था, किसके लिए था, ये ओजोन परत की ये भी संरक्षण के लिए था। अब देखो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था ना, ये यूपी टेट 2021 का प्रश्न है। यूपी टेट 2021 में पूछा गया था कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। ओके, अब लिखा किगाली एग्रीमेंट ओजोन परत की संरक्षण के लिए ये भी स्टार्ट किया गया था। तो किगाली खाड़ा खाड़ा की राजधानी है, ठीक है, खाड़ा 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 क्या बोलते, खाड़ा। नेक्स्ट है, हाँ, इससे ऑपरेशन देखो, ऑपरेशन पवन तो है। अब इससे पवन से जितने संबंधित ऑपरेशन हुए होंगे आपके देश में 2023 संबंधित जितने भी होंगे, आपको प्रॉपर तरीके से नीचे आपको मतलब हम रिव्यू करते हुए चले जाएंगे। ओके, तो इस बात को आप ध्यान समझिए कि ऑपरेशन पवन का संबंध किससे है, तो ये श्रीलंका से है। ओके, लिखा है 11 अक्टूबर 1987 को, यानी बैटल ऑफ क्या लिखा, जाफना जाफना है कि बैटल ऑफ जाफना, मतलब शायद जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका में है। शायद यहाँ पर क्या युद्ध हुआ होगा। बैटल मतलब युद्ध तो होता है, क्या होता है, ऐसे तो होता है। जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका में है। आपसे पूछेगा कि ऑपरेशन पवन का संबंध किससे है, तो श्रीलंका है, श्रीलंका से है। अब फिर आपसे पूछेगा, हो सकता है कि आपसे ये करना पूछे, वो पूछ ले कि जाफना प्रायद्वीप कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, ये श्रीलंका में है। ओके, कहीं ना कहीं आपसे एक या दो नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ से बन जाएगा। ओके, हाँ, लिखा है भारतीय सेना यानी लिट्टे समूह को समाप्त करने के लिए भेजी थी, यानी भारतीय सेना यानी लिट्टे जो समूह को समाप्त करने के लिए भेजी थी, उसी समय राजीव गांधी वहां के पीएम थे। मतलब वर्तमान वहां के नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, पीएम थे। ओके, इसे इसे भारत का वियतनाम कहते हैं, वियतनाम, इसे भारत का वियतनाम कहते हैं, किसको, जाफना प्रायद्वीप को। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा मुझको जुकाम भाई हल्का सी, ठीक है। ऑपरेशन जो अलक्सा जो फ्लड है, कि जो अलक्सा मस्जिद है वो कहाँ पर है, यरूशलेम में है। ओके, और ये जो हमास ने इजराइल पर जो आक्रमण कर दिया था, क्योंकि इजराइल में ज्यादा यहूदी रहते हैं। ओके, यहूदी समुदाय के ज्यादा लोग रहते हैं, तो यहूदियों का त्यौहार उस दिन वो मना रहे थे, और उसी दिन हमास ने इजराइल पर आक्रमण कर दिया। तभी से दोनों देशों के बीच तानातानी अब भी चल रही है, अभी समाप्त भी नहीं हुई है। ओके, फिर है आपका ऑपरेशन आयरन, जिसको आप बोलते हैं इसका वर्ड, यानी इजराइल का हमास पर आक्रमण। देखो, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड मतलब ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, यानी हमास ने इजराइल पर आक्रमण किया, और इन्होंने इसका नाम दिया है अल अक्सा का, हमास ने। और जो इजराइल ने नाम दिया है ऑपरेशन का, उसका उसने नाम दिया है ऑपरेशन आयरन। ओके, जिसको आप बोलते हैं स्वाड, यानी इजराइल का हमास पर आक्रमण। इस बात को आपको ध्यान रखेगा, दोनों में से एक आपको पूछ लेगा, क्योंकि दोनों के अलग अलग नाम है। यहाँ से आपका कहीं ना कहीं आपका नंबर एक नंबर आपका टकरा जाएगा, देखना चाहे। ओके, परीक्षा में। फिर है इसी में अगला हमारा पॉइंट है कि जो ऑपरेशन कावेरी है, जो ये सूडान में जो फंसे भारतीय थे उनको लाने के लिए हमारी भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। ओके, जो ऑपरेशन करुणा है, करुणा म्यांमार से संबंधित ऑपरेशन है, कि जो रोहिंग्या जो म्यांमार से इंडिया में आते थे, उनके बचाव के लिए, उनको लाने के लिए, उनको बचाने के लिए, लाने के लिए नहीं, बचाने के लिए हमारे देश के द्वारा ऑपरेशन करुणा चलाया गया था। क्योंकि ये जो म्यांमार के जो शरणार्थी हैं, उनको हम रोहिंग्या बोलते हैं, रोहिंग्या ऐसे कुछ बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंडियन नहीं है। ओके, और ये म्यांमार से आते हैं। ये पश्चिम बंगाल साइड से होकर जब ये आते हैं, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है पश्चिम बंगाल की, इनको एक नागरिकता दे देती है, किसको, जो म्यांमार जो आते हैं रोहिंग्या। ओके, और इनको एक आधार कार्ड बना देती है, तो ये देश की नागरिक कहलाने लगते हैं। और वैसे भी इस देश में नागरिकता पाना बहुत आसान है। ओके, अमेरिका में तो नागरिकता पाना बहुत कठिन है, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐरा खैरा व्यक्ति आ जाता है, उसको नागरिकता मिल जाती है। ओके, लिखा है ऑपरेशन दोस्त, जो तुर्की और जो सीरिया में भूकंप आया था, उसे जो छात्र हमारे थे पढ़ रहे थे, कहाँ पर,
तुर्की और सीरिया में, नहीं सॉरी, छत नहीं पड़ रहे थे, जब भूकंप आया था उसके सहायता के लिए हमारे देश के द्वारा ऑपरेशन ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। और जब ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था ना, इसमें पाकिस्तान को बहुत दिक्कत थी। इसी में है ऑपरेशन पोलो। जब हैदराबाद को जब हैदराबाद की जो रियासत थी, जो सरदार पटेल के द्वारा मतलब कि जब देश का एकीकरण हुआ था, तो जितने भी रियासतें थी सरदार पटेल के द्वारा एकीकरण किया जा रहा था कि मतलब ये जो क्या क्या बोलते हैं इनको, रियासत, ये देश में अलग अलग ना बनी रहे और इसको संपूर्ण एक देश बनाया जाए। तभी सरदार पटेल के द्वारा इनको हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत में मिला लिया गया था। ओके, फिर है ऑपरेशन जीरो हावर्स। ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था, तब ये चलाया गया था ऑपरेशन जीरो हावर्स। नेक्स्ट लिखा है हाल ही में चीन ने आरबीआई प्रोजेक्ट के तहत पद्मा ब्रिज जो रेल लिंक अर्जुन कहाँ प्रारंभ हुआ था, तो ये बांग्लादेश में। अब देखो आपसे नहीं पूछेगा चीन ने आरबीआई प्रोजेक्ट के तहत, एक मिनट मैं फिर से रिव्यू करता हूँ। लिखा है हाल ही में चीन ने आरबीआई प्रोजेक्ट के तहत पद्मा ब्रिज रेल लिंक कहाँ प्रारंभ किया है, तो ये बांग्लादेश में। अब देखो जी, ये चीन की जो ये हड़प नीति ना आज भी चल रही है, क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ, मैं एक थोड़ा छोटा से मैप ड्रॉ कर देता हूँ। ये लगता नहीं कि इंडिया है, लेकिन मान लेते हैं कि ये इंडिया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये बांग्लादेश पड़ेगा अगर यहाँ पर बीच में कहीं पर, तो ये चाइना यहाँ पर से पड़ेगा, चीन यहाँ है और आपका पाकिस्तान यहाँ है, यानी अब अच्छा मान लेते हैं कि पाकिस्तान है, ऐसे पी से मान लेते हैं कि यहाँ पर इसने एक इसके लिए एक रोड बनवाई है, जीटी रोड की तरह की, क्योंकि ये जो भारत का व्यापार था और भारत को दबाने के लिए इसकी चारों तरफ से घेराबंदी है। तो इसका इसका ये उद्देश्य है कि चारों इंडिया को चारों तरफ से ऐसे घेर ले। ओके, इसका यही उद्देश्य है, और जो हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट को ये बाधा पहुंचाए, इसलिए इसने उसके साथ बांग्लादेश के साथ मिलकर इसने भी एक रेल ब्रिज का लिंक इसने बना दिया, किसने, चाइना के द्वारा, ताकि इसमें इसको हमारे देश में प्रेस करने में मतलब मदद मिले। लेकिन हमारा देश ऐसा कभी होगा नहीं, अगर इसको आना भी होगा ना, तो हमारे देश से ऐसे घूम के आएगा, तो फिर ये ऐसे घूम के आएगा ये। लेकिन हम इसको डायरेक्ट घुसने नहीं देंगे। इसका अगर ये घुसेगा ना, तो ये भूटान के पास आस पास घुसेगा। भूटान जो अरुणाचल प्रदेश का जो सीमा है, ये वहीं पर से घुस सकता है, और इंडिया की जो सरकार है इसको वहां पर से घुसने देगी नहीं। ओके, इसकी ये चाल है। तो ये बांग्लादेश, जो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री कौन है, जो शेख हसीना है, ये वहाँ की प्रधानमंत्री हैं। और इसकी लंबाई कितनी है, पूरे ब्रिज की लिंक की, ये 82 किलोमीटर की लंबाई है। ओके, हाँ, जो ये मैत्री पाइपलाइन है, ये किसके द्वारा प्रारंभ की गई है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच ये मैत्री पाइपलाइन शुरू की गई है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि ये हम वहां पर डीजल को सप्लाई करेंगे पाइपों के माध्यम से। ओके, लिखा है 3 बीघा कॉरिडोर, यानी कि 100वां अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच में संशोधित हुआ था। लिखा है तीस्ता नदी जल विवाद कहाँ पर है, तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच में तीस्ता नदी बहती है और वहां पर भी जल विवाद है। तो तीस्ता नदी जल विवाद, 3 बीघा कॉरिडोर और मैत्री पाइपलाइन, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाएगा। अगर अगर वो करंट का प्रश्न है तो ये स्टैटिक्स के प्रश्न है। ओके, हाँ, हो सकता है कि मैं कहीं पर गलती कर रहा हूँ, मैं कहीं पर ओके भी ज्यादा बोल रहा हूँ, तो अगर किसी कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, तो मेरी गलती क्या है, मैं उसमें हमेशा सुधार करने का प्रयास करूंगा। ओके। मेरे मुंह से ओके ज्यादा निकल भी रहा है। ठीक है, लिखा 360 वन वेल्थ हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। इसमें लिस्ट निकाली गई है 360 वन वेल्थ हुरुन इंडिया रिच लिस्ट में जो मुकेश अंबानी है, इनका इन्होंने फर्स्ट स्थान बताया इस लिस्ट के द्वारा। और जो गौतम अडानी है, अब जो इंडस्ट्रीज जो मालिक है गौतम अडानी, उनका सेकंड स्थान बताया है। लेकिन जो साइरस पूनावाला, इसका थर्ड स्थान बताया है, किसने, 360 वन वेल्थ हुरुन इंडिया रिच के द्वारा। ओके, ये प्रश्न आपका बनेगा, पक्का बनेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ये आर ओ एंड यूपीटेबल जिसको अपडेट बोलते हैं, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट। और जो अदर एग्जाम है, जिसके एसएससीजीडी है, बैंक है, रेलवे है, बहुत सारे एग्जाम होते हैं, यूपीटेट है, सुपरटेट है, एस्टेट है, रीट है, जो भी एग्जाम हो रहे हैं सभी के लिए भी एक करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। इससे लगभग आपके स्टैटिक्स पर करंट मिलाकर लगभग 120 प्रश्नों का कलेक्शन इसमें है। अब देखो, जो
प्रेस फ्रीडम जो इंडेक्स है उसमें हमारी भारत की रैंक है 161वीं। आपको मात्र भारत का याद रखना है, आपको किसी भी देश का याद नहीं रखना है। ओके, अगर आपको शौक हो तो आप उसका फर्स्ट रैंक जो इंडेक्स आते हैं उनका फर्स्ट याद करेंगे और अपने देश का याद करेंगे, बस। अब दूसरा कोई भी याद याद नहीं करेंगे। लिखा है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है, वहां पर भारत की रैंक कितनी है, वहां पर 38वीं रैंक भारत की है। ओके, लिखा है फायर फायर पावर इंडेक्स, यानी ये भारत की चौथी रैंक है। इसका उद्देश्य यह है कि किस देश की सेना कितनी पावरफुल है, इस चीज को ये परिभाषित करती है, बताती है। ओके, और ये वो फायर नहीं है पुष्पा वाला। ओके, ये वो फायर है कि ये बताता है कि कौन से देश की सेना कितना पावरफुल है। अब बात करते हैं वर्ल्ड पीस इंडेक्स में 126वें स्थान है। देखो, जब शांति आएगी तभी खुशी आएगी, तो खुशहाली में भी 126वें स्थान है भारत का, और शांति में भी 126वां स्थान है भारत का। शांति आएगी तभी खुशी आएगी, दोनों आपको मिलाकर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि दोनों को आपको अलग अलग याद ना करना पड़े। ओके, लिखा है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, हमारी भारत की रैंक 127वीं रैंक है। ओके, और इसको जारी कौन करता है, इसको विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, जिसको आप बोलते हैं WEP। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल कहाँ प्रारंभ हुआ है, ये बेंगलोर में हुआ है। बेंगलोर की राजधानी कर्नाटक, और कर्नाटक किसके लिए मतलब फेमस है, गोल्ड के लिए। अब मूवी देखो KGF, कोलार गोल्ड फील्ड, इसका पूरा नाम KGF का। ओके, लिखा है दुर्घटना से होने वाला एयरक्राफ्ट की फास्ट रिकवरी के लिए, यानी जो दुर्घटना हो रहे हैं उनकी फास्ट रिकवरी के लिए ये, एक मिनट, ये स्कूल बनाया गया है, मतलब ये स्कूल बनाया गया है या प्रारंभ किया गया है। हाँ, लिखा है एशिया में सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण की फैक्ट्री कौन है, जो तुमकुर कर्नाटक में है। यहाँ की हाल, ओके, यहाँ पर ये कर्नाटक में इसकी सबसे बड़ी फैक्ट्री है, हेलीकॉप्टर की निर्माण फैक्ट्री है, कहाँ पर, तुमकुर कर्नाटक में है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एशिया की सबसे बड़ी है। ओके, लिखा है स्टैच्यू ऑफ प्रोप्रेस्टी प्रोप्रेस्टिटरी, इसका ये कहाँ पर है, ये बेंगलोर में है, और जो कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट है यहाँ पर ये बनी हुई है, क्योंकि जो कर्नाटक यानी बेंगलोर का बसाना का श्रेय इनको जाता है, कैंपेगौड़ा को। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, पहले कौन था, वो वाला था कौन, उत्तर प्रदेश का, वो कहाँ पर था, योगी आदित्यनाथ कहाँ पर से हैं, गोरखपुर सांसद है, पहले गोरखपुर का था, लेकिन अब वर्तमान में ये कर्नाटक का जो सिद्धा रुद्रा स्वामी हम्पी, ये कर्नाटक में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म वर्तमान में यही है। ओके, हम बात करते हैं अगला, होयसला जो मंदिर समूह है, जिसको 42वां विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, वो कहाँ पर है, जो कर्नाटक में है, और ये होयसल मंदिर का समूह है। ओके, और ये भारत में 42वां विश्व धरोहर भारत का है। फिर सातवां हमारा प्रश्न, मतलब प्रश्न है, ठीक है, हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 कब मनाया गया, तो 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अच्छा, आपका जो शिक्षक दिवस कब मनाते हैं, और जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाते हैं, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाते हैं, तो जो आपका राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है ना, वो 5 सितंबर को मनाते हैं। ओके, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस तो 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसकी थीम क्या है, ये पहली बार 2012 में मनाया गया था, और इसका प्रस्ताव 2011 में दिया गया था, और प्रस्ताव आने के बाद 2012 में इसे पहली बार मनाया गया था, 11 अक्टूबर 2012 को। इसकी थीम क्या है, बालिकाओं के अधिकार में निवेश करना। देखो, मुझको नहीं लगता कि हाँ अभी हो पा रहा है, कि जैसे रेप और मर्डर बहुत सारे हो रहे हैं देश में, तो नाम भर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बाकी सोसाइटी में आज कहीं पर इसे कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। फिलहाल जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है आपका 24 जनवरी को आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। देखो, 26 जनवरी के 2 दिन पहले 24 जनवरी, और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं, यानी 26 जनवरी के 2 दिन पहले। इसको याद करने का यही तरीका है, ट्रिक भी है, तरीका जो भी समझना है समझ लीजिए कि 26 जनवरी होती है, 26 जनवरी के 2 दिन पहले 24 जनवरी, और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं हम। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। ओके, और राष्ट्रीय महिला दिवस ये 13 फरवरी को मनाते हैं। अच्छा, सरोजिनी नायडू का हैप्पी बर्थडे कब है,
क्योंकि ये जो ऑलरेडी जो ये दिवस है इन्हीं में से सरोजिनी नायडू है उनका हैप्पी बर्थडे भी इन्हीं दिवसों में से एक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइए कि कौन सा दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को 10 जनवरी को आपका हिंदी दिवस मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। लेकिन राष्ट्रीय को 14 सितंबर को हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। देखो जो मैंने ऊपर बता दिया इसमें भी नीचे लिखा है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर, राष्ट्रीय 5 सितंबर को, हमने इसको ऊपर ही प्रॉपर तरीके से बताया है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को, क्योंकि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में हम मनाते हैं और गांधी जी ने कभी अहिंसा नहीं की थी, उन्हीं की याद में अहिंसा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के का निर्देशक किसे चुना गया है? यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है भेल का जी। ओके, इसको बर्नी वर्मा है, इनको महारत्न कंपनी का ये जो भेल है ना, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसको ये महारत्न कंपनी है। ओके, और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1964 को इसकी स्थापना हुई थी। उसके अध्यक्ष कौन है? बनी वर्मा है। जो 13वीं जो महारत्न कंपनी है ना वर्तमान की, कौन है? इंडियन ऑयल ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये भारत की महारत्न कंपनी है 13वीं। जो अगर आपका अगर इकोनॉमिक्स में प्रश्न बनेगा तो आपसे ये पूछेगा, ध्यान रखिएगा कि 13वीं महारत्न निम्न में से भारत की 13वीं महारत्न कंपनी कौन सी है? तो इंडियन वो ऑयल इंडिया लिमिटेड है। ध्यान रखिए किस चीज को। ठीक है, नौसेना के उप प्रमुख कौन है? जो तरुण सोबती हैं, जे कहाँ पर नौसेना के उप प्रमुख है। वर्तमान के मास्टर कार्ड के सीईओ, मास्टर कार्ड के सीईओ कौन है? रजनीश कुमार है मास्टर कार्ड के सीईओ। जो यूएन है, यानी यूएन के जो यूएन महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष कौन है? जो डेनिस फ्रांसिस है, ये अध्यक्ष 78वें क्रम की अध्यक्ष है। अच्छा, यूएन में हमारे भारत की ओर से कौन अध्यक्ष है? रुचिरा कंबोज बताइएगा कौन है? वर्तमान में बीआरओ के हेड कौन है? रघु श्रीनिवासन है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है बीआरओ का, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब हेड कौन है? तो रघु श्रीनिवासन इसके अध्यक्ष है। ओके, हाँ लिखा है। पीटीआई का अध्यक्ष कौन है? तो के एन शांता कुमार है। पीटीआई के अध्यक्ष कौन है? के एन शांता कुमार। नेक्स्ट, हाँ लिखा है, हाल ही में 101 वर्ष की आयु में दिवंगत हुई कात्यायनी अम्मा का संबंध कहाँ से है? तो केरल से है। एक जयललिता थी, वो कहाँ तक की? वो कर्नाटक की थी कि तमिलनाडु की थी? बताइएगा। उसको भी सभी लोग अम्मा कहते थे, चाहे वो बुढ़ा व्यक्ति हो, चाहे जिसका 20 साल का व्यक्ति हो, चाहे वो जिसका 5 साल का व्यक्ति हो, भी सभी लोग उसको अम्मा कहते थे जयललिता को, क्योंकि उसने गरीबों के लिए मुफ्त में खाना मतलब कि भोजनालय शुरू किया था। 5 रुपए में मतलब पेट भर के भोजन देती थी, इसीलिए सब लोग उसको अम्मा बोलते थे। लेकिन वो अम्मा नहीं है, ये कहतानी अम्मा का संबंध किससे है? ये केरल से है। ये साक्षरता अभियान की जो पोस्टर गर्ल है, क्योंकि वैसे भी आपके जो भारत में ना लगभग केरल में लगभग 98% लोग साक्षर हैं, मात्र 2% लोग साक्षर नहीं, बाकी 100 में 100% वहाँ के लोग साक्षर हैं। और वहाँ की जो लैंग्वेज है मलयालम है और अंग्रेजी भी चलती है वहाँ पर। जो एम.एस. स्वामीनाथन ये हरित क्रांति के जनक है, और हरित क्रांति लगभग 1960 के दशक में आई थी हमारे भारत में। ओके, लिखा है दिलीप महानोबिस थे, इन्होंने ओआरएस की खोज की थी और इनको 2023 में पद्म विभूषण मिला है। ध्यान रखिएगा। जो बालकृष्ण जो जोशी है पूरा ठीक है, ये वास्तुकार है और इनको भी 2023 में पद्म विभूषण मिला है। और मुलायम सिंह यादव ये उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम है और लगभग 3 बार सीएम बन चुके थे, और इनको भी जब इनको मरने के बाद या दिवंगत हो गए थे तब इनको पद्म विभूषण मिला था। नेक्स्ट है, हाल ही में एक सेवाओं में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण घोषणा किसने की थी? तो बिहार सरकार ने। अभी बिहार में जो जाति जनगणना हुई है वहां पर ईडब्ल्यूएस के लिए जने वेकर क्या बोलते हैं, वीकर सेक्शन ऐसे बोलते हैं ना लोग, अरे कुछ होता है मतलब बोलते हैं ईडब्ल्यूएस वाले को, मतलब जो काफी गरीब समुदाय के होते हैं या जो गरीब क्षेत्रों से आते हैं उन्हीं के लिए 10% आरक्षण दिया है बिहार सरकार के द्वारा। यानी लॉ यूनिवर्सिटी और लॉ कॉलेज, यानी चाहे वो यूनिवर्सिटी हो या कोई कॉलेज हो, सभी में 10% ईडब्ल्यूएस वालों के लिए छूट दिए हैं।
हाँ, लिखा है ईडब्ल्यूएस का जो 10% आरक्षण है 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था। ओके, इसमें आर्टिकल कौन था? आर्टिकल 16 15(6) और 16(6) इनमें संशोधन किया गया था। ये अनुच्छेद इसकी इसकी अनुच्छेद है और ये संविधान संशोधन है। नेक्स्ट, एसटी एससी जो आरक्षण 10 वर्ष के लिए स्टैंड किया गया है, ये 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला इसी में है G20 कला प्रदर्शनी आयोजित कहाँ पर हुआ था? जो ये आर्ट एंड कल्चर के जो स्टूडेंट है ना, ये उनके लिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जो आर्ट एंड कल्चर जो टीजीटी पीजीटी जो अ, कला वर्ग के जो है, जिसमें आप क्या बोलते हैं, कोई कला, अरे कोई कला उसको बोलते हैं, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर के लिए। तो G20 कला प्रदर्शनी का आयोजन पटना में हुआ है। इसका थीम क्या है? टुगेदर वी आर्ट। नेक्स्ट इसमें हर घर गंगा जल अभियान बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो लगभग इस क्लास से आप लोगों की 100 से प्रश्न ऊपर बनेंगे। इसमें करंट प्लस स्टैटिक्स दोनों मिला करके आप लोगों को बताया गया है। तो थैंक यू मेरे दोस्त, हम मिलेंगे कभी नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, इसके साथ साथ आप लोग लाइक करने में बहुत पीछे हैं, तो थोड़ा लाइक कर दीजिए भाई, थोड़ा सा हमारा उससे मोटिवेशन बनेगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम करंट प्लस स्टैटिक्स दोनों पढ़ाते हैं। ओके, और थैंक यू मेरे दोस्त, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई कमी कहीं पर रह जाए मुझे में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि मुझ में कमी कहाँ पर है और मैं कहाँ पर सुधार करूँ। ओके, तो मैं वीडियो यहीं पर खत्म करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।